चलिए मिलते हैं आफताब से। आफताब राजस्थान में बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। आफताब छोटी मोटी चोरी और स्मगलिंग करता रहता है। आज भी वो कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, लेकिन इस बार वो बॉर्डर पर माल चुराने आया है। उसका दोस्त मुस्तफा उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉर्डर पर चोरी करना काफी रिस्की है, लेकिन आफताब उसे अपने साथ चलने को कहता है। किसी तरह ये दोनों एक ट्रक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो गोला बारूद से भरा ट्रक है। आफताब और मुस्तफा दोनों समझ जाते हैं कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इससे पहले कि वो कुछ करते, ट्रक रुक जाता है। ये दोनों वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं और जाते जाते बारूद वाले ट्रक को भी उड़ा देते हैं। लेकिन इनकी बदकिस्मती से एक स्मगलर पांडू मुस्तफा को पहचान लेता है। इस हादसे की खबर जब लोकल इंस्पेक्टर बैकुंठ को मिलती है तो वो आपे से बाहर हो जाता है और ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों की जमकर धुलाई करता है। अब इंस्पेक्टर बैकुंठ सतर्क हो चुका है, क्योंकि बारूद के ट्रक का मतलब है कि आतंकवादी इस इलाके में घुस चुके हैं। वो अब इन आतंकवादियों को पकड़कर सख्त सजा देना चाहता है। उधर वो आतंकवादी पांडू, जिसने मुस्तफा को पहचान लिया था, उसका पीछा करता है। मुस्तफा से उसे पता चलता है कि उस रात मुस्तफा के साथ आफताब भी चोरी में शामिल था। ये जानकारी लेकर पांडू मुस्तफा को जान से मार देता है। अब मिलते हैं जय से। ये एक 25 साल का नौजवान है जो जिंदगी में कुछ कर दिखाने की चाह रखता है। उसकी मार्केटिंग स्किल्स पूरे शहर में मशहूर हैं। यहाँ तक कि सरकारी स्तर पर भी उसकी काबिलियत की तारीफ की जाती है। उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम रागिनी है। जय एक विदेशी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता है और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन इंसान जैसा सोचता है अक्सर वैसा नहीं होता, और जय के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब जय और रागिनी विदेशी कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हैं और वहां से घर लौट आते हैं। यहाँ जय को राजस्थान के एक हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसके पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार है। जय ये सुनकर तुरंत राजस्थान पहुंचता है। वहां जय पहली बार आफताब से मिलता है। इस वक्त तक इन दोनों को नहीं पता कि इनका आपस में क्या रिश्ता है। जय के पिता उसे बताते हैं कि जय के अलावा उनका एक और बेटा भी है, और वो कोई और नहीं बल्कि आफताब है। जय और आफताब दोनों के लिए ये एक नई और चौंकाने वाली खबर थी। इतने में जय के पिता का निधन हो जाता है, लेकिन जय आफताब को भाई के रूप में स्वीकार नहीं करता और वहां से घर वापस लौट जाता है। अब पंडू आफताब के घर पहुंचता है और उसकी मां को बंदी बना लेता है। वो आफताब को मजबूर करता है कि वो जय को शहर से वापस गांव बुलाए। मजबूर होकर आफताब जय को फोन करता है और उससे मिन्नत करता है कि वो गांव आए। गांव आने पर पंडू जय को आफताब से मिलवाता है। आफताब जय से कहता है कि गोदाम में उसका एक बैग रखा है, अगर वो बैग ले आए तो आफताब पंडू और उसके आदमियों की कैद से निकल जाएगा और अपनी मां को भी आजाद करवा लेगा। जय उसकी बात मान जाता है और बैग लेने गोदाम पहुंचता है, लेकिन अभी तक उसे नहीं पता कि ये उसे फंसाने की एक साजिश है। जय को गोदाम में बैग की जगह एक बंदूक और एक लाश मिलती है, और उसी वक्त कोई उसकी छुपकर तस्वीर ले लेता है। अब जय गुस्से से भरा हुआ आफताब के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, पंडू वहां पहुंच जाता है और जय को अपने बॉस से मिलाने ले जाता है। अब जय पूरी तरह फंस चुका होता है और उसके पास पंडू की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। पंडू का बॉस जय को एक बॉक्स देता है और उसे एक जज साहब की कार में रखने को कहता है। जय पहले इनकार करता है, लेकिन फिर पंडू के ब्लैकमेल करने पर मान जाता है। जय किसी तरह जज साहब की कार में वो बॉक्स रख देता है, लेकिन उसी वक्त कार में धमाका होता है और जज साहब की मौत हो जाती है। जज साहब के कत्ल के इल्जाम में पुलिस जय को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ आफताब पंडू को ढूंढ लेता है और उसकी धुलाई करता है। फिर उसे पूछता है कि उसने जय को कहाँ भेजा है। आफताब चाहता है कि जय को इस पूरे मामले से बाहर रखा जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जय गिरफ्तार हो चुका होता है। अब चलते हैं इंस्पेक्टर बायकुंठ के पास। वो जय से सख्ती से पूछताछ करता है और पूछता है कि उसने जज की कार में बम क्यों और किसके कहने पर रखा। जय पंडू का नाम लेता है, लेकिन बायकुंठ उसे बताता है कि पंडू मर चुका है। इतने में आफताब वहां पहुंच जाता है। वो पुलिस वालों को चकमा देकर जय के साथ मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। यहाँ एंट्री होती है सीबीआई ऑफिसर जडेजा की, जो जज साहब की हत्या के केस की जांच के लिए आता है, लेकिन बायकुंठ उसे सहयोग करने को तैयार नहीं होता।
जडेजा एक काबिल, पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का अधिकारी है। वो पूरा केस सुनते ही समझ जाता है कि बायकुंड आफ्ताब और जय को फंसा रहा है। बायकुंड ने सही दिशा में जांच की ही नहीं है। अब चलते हैं आफ्ताब और जय की तरफ। ये दोनों पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल पर भाग तो जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है। आफ्ताब वहां से एक ट्रक चुरा लेता है और अब ये दोनों ट्रक में फरार है। लेकिन उनकी किस्मत फिर पलट जाती है। एक लोकल पुलिस चेक पॉइंट पर इन्हें पकड़ लिया जाता है। चौकी इंचार्ज तुरंत इंस्पेक्टर बायकुंड को सूचना देता है, मगर इससे पहले कि बायकुंड वहां पहुंचे, ये दोनों फिर से भाग निकलते हैं। रेलवे ट्रैक पर पहुंचने पर जडेजा इन्हें घेर लेता है, लेकिन किसी तरह ये दोनों उसे भी चकमा देकर ट्रैक से गुजर रही ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रागिनी बायकुंड के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जय के बारे में जानकारी लेती है। वहां उसे पता चलता है कि जय और आफ्ताब ट्रेन से फरार है और अगले स्टेशन पर इंस्पेक्टर बायकुंड और उसकी टीम उनका इंतजार कर रही है। ये सुनकर रागिनी तुरंत वहां से निकलती है और गाड़ी दौड़ाती हुई ट्रेन तक पहुंच जाती है। वहां वो जय और आफ्ताब को बताती है कि अगले स्टेशन पर पुलिस उनका इंतजार कर रही है। ये सुनते ही जय और आफ्ताब अपने कोच को ट्रेन के बाकी डब्बों से अलग कर देते हैं और इस तरह रागिनी की मदद से ये दोनों एक बार फिर पुलिस से बच निकलते हैं। यहाँ जय अपने वकील को फोन करता है और उससे मदद मांगता है। वकील उसे सलाह देता है कि वो आफ्ताब को साथ लेकर तुरंत मुंबई पहुंच जाए। उनकी टिकट्स का इंतजाम कर दिया गया है। अब आफ्ताब, जय, रागिनी और रुखसाना के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पहले से ही पुलिस मौजूद होती है। जबरदस्त लड़ाई के बाद ये सब वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पुलिस से इस झगड़े में आफ्ताब को एक गोली लग जाती है। जय उसे लेकर अस्पताल जाता है। वहां से पट्टियां करवाकर पुलिस के डर से वहां से भी निकल जाते हैं और एक दरगाह में जाकर छुप जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढते हुए दरगाह भी पहुंच जाती है, लेकिन दरगाह के मौलवी साहब उन्हें बचा लेते हैं। वहां आफ्ताब के जख्मों का इलाज किया जाता है, लेकिन ये क्या, जैसे ही ये लोग निकलने लगते हैं, पुलिस फिर से वहां पहुंच जाती है। अब ये दोनों पुलिस की कैद में हैं। इतने में रेडियो फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि पुलिस स्टेशन से ही कोई आतंकवादियों से बात कर रहा है। जब खोजबीन होती है तो बैकुंठ को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना कांस्टेबल भगत है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस झगड़े में बैकुंठ मारा जाता है। अब भगत धोखे से जडेजा को आतंकवादियों के अड्डे की ओर ले जाता है, जहां उसका गैर कानूनी सामान से भरा ट्रक आने वाला होता है। दूसरी तरफ जय को भगत पर शक होता है। उसे याद आता है कि पांडु का बॉस कोई और नहीं बल्कि भगत ही था और यही दोनों लोग थे जिन्होंने उसे जज साहब की कार में बम रखने को कहा था। जय और आफ्ताब सारी साजिश को समझ जाते हैं और पुलिस चौकी से भाग निकलते हैं। अब ये दोनों भी आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां घमासान लड़ाई होती है और आखिरकार सारे आतंकवादी मारे जाते हैं और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।